जी बच्चे, ये टॉपिक है, इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मास स्प्रिंग सिस्टम आएगा, सिंपल पेंडुलम होगा। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन भी है, और रेजोनेंस भी है। तकरीबन जो आपकी बुक का 7 चैप्टर है वो सारे का सारा ही इसमें शामिल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसी होती है? ऐसे मोशन जिसमें किसी बॉडी का एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो जिसका एक्सेलरेशन ये कंडीशन पूरी करेगा। जिस बॉडी का एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन हो, डायरेक्टली टू डिस्प्लेसमेंट हो, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। वैसे एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है ये इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स। एक्स डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम टी पर जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा जिसे आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस की वैल्यू है, जबकि एक्स नॉट क्या होता है? इसमें एम्पलीट्यूड होता है। एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, जबकि एक्स क्या है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये टाइम डिपेंडेंट होता है। टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। इफ़ यू टेक डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ आता है, जो वेव आती है, वो साइनोसाइडल वेव है। ऐसी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ पर डिस्प्लेसमेंट जो शक्ल बनाता है वो कैसी वेव है? साइनोसाइडल वेव है। ठीक। ये बताइए कि थैंक यू, इस डिस्प्लेसमेंट के एक दो एमसीक्यू करते हैं। In mass spring system, if mass spring system vibrate with frequency 50 Hz, with amplitude 10 meters,
then at 1/300 second, what is instantaneous displacement? तो ये फार्मूला है x इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है 2 पाई f मल्टीप्लाई t। ओमेगा की जगह 2 पाई f पुट करें। अब इसमें x नॉट गिवन है, f की वैल्यू 50 हर्ट्ज है, टाइम कितना कहा गया 1/300 सेकेंड। x नॉट 10 है, साइन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 50 और टाइम है 1/300। तो ये 10 साइन पाई बाई 3 बच गया। ठीक है, 100 नीचे 300 है और साइन पाई बाई 3 कितना होता है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 या 0.866। तो 10 मल्टीप्लाई 0.866 दैट इज 8.66 मीटर। At time t/6, value of instantaneous displacement अब टाइम का क्या कहा गया t/6। इक्वेशन x इक्वल x नॉट साइन 2 पाई ओवर t मल्टीप्लाई t। ये ओमेगा क्या होता है 2 पाई ओवर t। कितने टाइम के बाद कहा गया t/6। सो x नॉट साइन 2 पाई बाई t मल्टीप्लाई t/6। तो जिस टाइम के बाद भी कहें कि इस टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें। ये स्मॉल t की वैल्यू गिवन होती है। इसमें t से कैंसिल हो गया, x नॉट साइन पाई बाई 3 बच गया। सो इट विल बी √3/2 ऑफ x नॉट। इसी तरह टाइम की वैल्यू वो t/8 कह सकते हैं, t/12। तो डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि इतने टाइम के बाद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताइए। इंस्टेंटेनियस और पीक में फ़र्क क्या होता है? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में क्या फ़र्क है? फर्ज करें ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है, कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेस को एम्पलीट्यूड कहते हैं, और बॉडी जिस लम्हे जिस पॉइंट पर होती है वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। ठीक है, ये फ़र्ज करें हाफ डिस्प्लेसमेंट है x0/2, बॉडी मीन से जाती है हाफ डिस्टेंस तक। ये फासला कितने टाइम में तय होगा? मीन टू हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम नीड टू मूव फ्रॉम मीन टू हाफ एम्पलीट्यूड। मीन से जब x 0 है और जब x हाफ एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। ये दो डिफरेंट है, इन पे गौर करना। पहला है अगर मीन से हाफ डिस्टेंस तक गए हैं तो इक्वेशन आपके पास है x इक्वल x नॉट साइन 2 पाई ओवर t मल्टीप्लाई t। इस टाइम की वैल्यू आपको चाहिए, ये स्मॉल t आपने मालूम करना है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है? आप x0/2 पे जा रहे हैं।
एक्स नॉट साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई टी 1/2 साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई टी। साइन इधर आ गया, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई टी। साइन पाई बाई 2 कितना होता है 30, 30 कितना होता है पाई बाई 6। टू पाई बाई टी मल्टीप्लाई टी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल टी की वैल्यू आ गई t/12। तो t/12 सेकेंड लगेंगे बॉडी को मीन से मिड तक जाने में। समझ आई? दूसरा केस ये है कि अगर बॉडी आ रही है फ्रॉम एक्सट्रीम टू, बॉडी ने एक्सट्रीम से चलना शुरू किया यहाँ से और मिड तक आ गई x0/2 से। अब कितना टाइम लगेगा? क्या वापसी पे हाफ फासला तय करने में भी इतना ही टाइम लगेगा या डिफरेंट होगा? मीन से हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने में t/12 लगा, एक्सट्रीम से वापस हाफ तक आने में कितना लगेगा? अब इसका फेज चेंज है, 90 आउट ऑफ फेज है। मीन की वजह आप एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं, जब फेज में 90 की चेंज आती है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो जाती है x0 cos ओमेगा टी, क्योंकि आपने पढ़ा था x0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है इनिशियल फेज। अगर इनिशियल फेज आप 90 लें तो इक्वेशन क्या बन जाती है x0 साइन ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90 साइन ओमेगा टी प्लस 90 कॉस ओमेगा टी होता है, तो x0 कॉस ओमेगा टी बनेगा। लिहाजा अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो तब आप साइन की बजाय कॉस लेते हैं, ये याद रखना। मीन से स्टार्ट हो तो साइन, एक्सट्रीम से स्टार्ट है तो कॉस। इसकी वैल्यू चेक कर लें। डिस्टेंस भी हाफ हो गया एम्पलीट्यूड के x0/2 x0 cos 2 पाई ओवर t मल्टीप्लाई t, x0 कैंसिल हो गया, cos इनवर्स 1/2 2 पाई ओवर t मल्टीप्लाई t। cos का 1/2 होता है जब इसकी वैल्यू 60 हो, 60 का मतलब π/3, 2 पाई टी मल्टीप्लाई टी, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब जो t की वैल्यू होगी वो t/6 आएगी। मतलब क्या हुआ कि जाते हुए टाइम लगता है t/12, ऊपर टाइम लगा t/6। इसी तरह वापसी पर भी आधे फासले में t/6, फिर आधे फासले में t/2 t/12। t/6 बड़ा है t/12, t/12 कम है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ बड़ी जल्दी जाती है, आगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, एक चक्कर पूरा करने का टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड। अगर t/12 जाने में लगा और t/6 मज़ीद आगे जाने में, ये टोटल t/4 हो जाता है। दोनों को जमा कर लें, गोया t/4 टाइम लगा मीन से एक्सट्रीम जाने में और t/4 लगेगा वापस आने में। इसी तरह यहाँ भी t/4 जाने में, t/4 आने में, तो टोटल टाइम पीरियड बन जाता है। एक चक्कर पूरा होगा टोटल टाइम t में ही। t/12 t/6 कितना हो गया t/4, तो t/4 जाने में, t/4 आने में, t/4 इधर, t/4 इधर, चारों को जमा कर लें तब टोटल टाइम पीरियड कैपिटल T बनेगा। तो समझ आई? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में बताई थी
एक्स नॉट साइन थीटा या ओमेगा टी, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन की होती है माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर इन तीनों के आप टाइम के लिहाज से चेंज देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, टाइम एक्स के लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट वाई के लॉन्ग, तो वो साइनोसाइडल वेव है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, वेलोसिटी वाई के लॉन्ग और टाइम एक्स के लॉन्ग, टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी में क्या चेंज आती है, तो जहाँ भी साइन या काज होता है वो साइनोसाइडल वेव ही होती है, लेकिन साइन और काज में फ़र्क 90 फेज़ का होता है। तो बजाय ओरिजिन से स्टार्ट होने के टॉप से स्टार्ट होगा, ऐसे है। ये भी साइनोसाइडल वेव, फेज़ कितना के फ़र्क पे है, 90। अब एक्सेलरेशन है, ये भी साइनोसाइडल है मगर नेगेटिव से है। तो एक्सेलरेशन टाइम जो ग्राफ है उसका स्टार्ट नीचे से, यहाँ से। तो तीनों ही साइनोसाइडल वेव हैं, नेगेटिव की वजह से इसका स्टार्ट नेगेटिव से होता है। किसको? एक्सेलरेशन ये नेगेटिव में है ना, हाँ, तो नेगेटिव स्टार्ट से ही है, यहाँ से स्टार्ट करते होते हैं। इसमें और इसमें 90 फेज़ का फ़र्क है, ठीक। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी 90 फेज़ का फ़र्क है। देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितने फेज़ का फ़र्क है, 90 का। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फिर 90 का है। गोया डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में 180 फेज़ का फ़र्क है। और फेज़ मैंने बताया था, एक वेव में कितना फेज़ होता है, 360। ये 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, ये 270 और ये 360। तो जब किसी फेज़, दो वेव में 90 फेज़ का फ़र्क है, तो 90 वाली कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, टॉप से। और जब 180 फेज़ का फ़र्क होता है तब वेव कहाँ से स्टार्ट होती है, डाउनवर्ड। तो ये 180 फेज़ को शो कर रही है, ठीक है। सुप्रीम मास सिस्टम इट्स एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन में है, इसको खींच कर आगे एक्स डिस्टेंस लेकर है। जितनी फोर्स आपने लगाई वो डायरेक्टली होती है डिस्प्लेसमेंट के F बराबर kx। इसे कौन सा लॉ कहते हैं, हुक्स लॉ। और ये फोर्स क्या कहलाती है, हुक्स फोर्स कहलाती है। लेकिन जब ए पॉइंट पर बॉडी को छोड़ेंगे तो ये वापस आती है मेन की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स वापस लाती है माइनस kx, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो जो हुक्स फोर्स है ये डायरेक्टली है डिस्प्लेसमेंट के। जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये माइनस एक्स के साथ बनता है। एक्सेलरेशन का ताल्लुक भी माइनस एक्स के साथ बनता है। अगर इनके दरमियान ग्राफ प्लाट करें तो ग्राफिकल एक्सप्रेशन कैसे होगी इसकी, एक बात याद रखिएगा, एक्स लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एक्स के लॉन्ग, और हुक्स फोर्स मैं ले रहा हूँ वाई के लॉन्ग। इधर पॉजिटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव। अब चूँकि ये है जहाँ फोर्स पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो किधर जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ग्राफ ऐसे जाएगा। जहाँ एक्स नेगेटिव वहाँ फोर्स भी नेगेटिव इस तरफ आएगा। तो जहाँ दोनों पॉजिटिव हों, डायरेक्टली हों, वहाँ ग्राफ ऐसा बनता है।
लेकिन अगर आप ग्राफ प्लाट करें रिस्टोरिंग फोर्स के साथ माइनस के एक्स के साथ, तो फोर्स जहाँ पॉजिटिव है वहाँ एक्स क्या है, नेगेटिव। ये ग्राफ कैसा बनेगा, जहाँ पे फोर्स पॉजिटिव होगा एक्स नेगेटिव, जहाँ एक्स पॉजिटिव होगा फोर्स नेगेटिव। अब फोर्स इस इलाके में पॉजिटिव है क्योंकि आप इसके ऊपर जाएं तो फोर्स पॉजिटिव, नीचे आए तो फोर्स नेगेटिव, इधर जाएं तो एक्स पॉजिटिव, इधर जाएं तो एक्स नेगेटिव। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इस लाइन में आएगा, क्योंकि ये पोर्शन में क्या बता रहे हैं कि जहाँ फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव में, क्योंकि एक्स इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव, फोर्स ऊपर पॉजिटिव होती है नीचे नेगेटिव। तो जहाँ फोर्स पॉजिटिव है एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, और इस इलाके में जब एक्स पॉजिटिव हो गया तो फोर्स क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जहाँ एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, वहाँ ग्राफ ऐसे होता है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी ऐसा होता है इस इक्वेशन में, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक्सेलरेशन है उसका ग्राफ भी दोनों के दरमियान ऐसे आता है कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। गल समझ आई? तो स्प्रिंग मास सिस्टम को वापस लाती है माइनस के एक्स, एम इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्सेलरेशन होगा माइनस के बाई एम एक्स। इसको आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम आ जाती है। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन को ओबे करता है। पहली बात, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई ओवर ओमेगा। 2 पाई ओवर ओमेगा की वैल्यू के बाई एम है, या 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट, ये टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 2 पाई, उल्टा दें के बाई एम, तो ये टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी। अब इनसे रिलेटेड घुमा फिरा के सवाल आ सकते हैं, मास को बढ़ा दिया जाए, के को बढ़ा दिया जाए, कितने गुना बढ़ा दें, टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा एक सवाल अच्छे वाला ये आता है, इसका एक रूल आप याद कर लें कि स्प्रिंग है उसके साथ बॉडी को बांधा और टाइम पीरियड टी है। अगर आप स्प्रिंग के 2 टुकड़े कर लें और उस आधे स्प्रिंग के साथ बॉडी को बांधें, अब टाइम पीरियड क्या होगा। पहले स्प्रिंग था, उसे क्या किया, उस स्प्रिंग का मैंने आधा काट दिया, आधा काटने के बाद उसके हाफ पोर्शन से दोबारा बॉडी को बांधा। अब बताना है न्यू टाइम पीरियड क्या होगा। होगा क्या, जब आप स्प्रिंग को कट करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट के में चेंज आती है, ठीक है। जितने टुकड़े करते जाएं स्प्रिंग कांस्टेंट उतने टाइम बढ़ता जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट किसी भी स्प्रिंग की हार्डनेस को शो करता है। जो स्प्रिंग जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज़्यादा होता है। जितना स्प्रिंग लेंथी होगा, लॉन्ग होगा, लूज़ होगा, जितना छोटा होता जाएगा उसमें हार्डनेस बढ़ती जाती है। लिहाजा अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पर हो गया वो पहले से डबल हो गया, 2K हो गया। जब इसके 2 टुकड़े कर लिए तो टोटल कितना हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट 2K डबल हो गया। अब चूँकि स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया, टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले वाले टाइम पीरियड से अंडर रूट 2 टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि के की जगह में क्या लिखना है, 2K, अंडर रूट में भी है, के की जगह आप 2K लिखते हैं। सो न्यू टाइम पीरियड विल बी, नया टाइम पीरियड है ये पहले वाले से अंडर रूट 2 टाइम कम होगा। तो ये असूल बना लें, आप इसके जितने भी टुकड़े कर लें, मैंने इसके n टुकड़े कर लिए, तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो पहले वाले से अंडर रूट n टाइम कम होगा। 16 टुकड़े कर दिए तो नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, न्यू टाइम पीरियड विल बी t/16 अंडर रूट t/4। तो जितने टुकड़े आप करते जाएं अंडर रूट टाइम उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा, मगर फ्रीक्वेंसी
क्या चेंज आएगी, एन टाइम पीरियड तो कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी अंडर रूट एन टाइम बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो गया अंडर रूट एन टाइम, मगर टाइम पीरियड में कमी आ जाती है। तो सवाल आएगा स्प्रिंग के आपने 5 टोटे कर दिए, अब एक टुकड़े के साथ स्प्रिंग बॉडी को बांधे, न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, तो अंडर रूट 5 टाइम डिक्रीज हो गया। अगर स्प्रिंग को आप सीरीज़ में जोड़ दें, ये पहला स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये तीसरा स्प्रिंग है, K1, K2, K3 बहुत से स्प्रिंग हैं, इनकी इक्विवेलेंट क्या होगी। क्योंकि मैंने कहा जो स्प्रिंग लॉन्ग होता जाता है उसमें हार्डनेस कम होती जाती है, लिहाजा सीरीज़ का जो फार्मूला लगाते हैं 1/k = 1/k1 + 1/k2, वही है जो रेजिस्टेंस का पैरेलल होता है, या इसका सिमिलर होता है कैपेसिटर के साथ। जब कैपेसिटर को सीरीज़ या पैरेलल में जोड़ते हैं, तो जब सीरीज़ में जोड़ दिया इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो गया। जब इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये एक स्प्रिंग है, साथ दूसरा स्प्रिंग जोड़ दिया, अब बॉडी को बांधें तो अब 2 स्प्रिंग मिल गए, इनका ज़्यादा हार्डनेस ज़्यादा हो गई। अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट K होगा दैट विल बी K1 + K2। तो सीरीज़ के लिए पैरेलल के लिए ये फार्मूला, सीरीज़ के लिए ये फार्मूला। समझ आई। स्प्रिंग को सीरीज़ में जोड़ दिया जाए, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाता है, पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो बढ़ जाता है। velocity x0 omega cos theta। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी, x = x0 sin थीटा। वेलोसिटी की इक्वेशन होती है x0 ओमेगा cos थीटा। इसमें cos थीटा किसके इक्वल होता है, यूं भी लिखते हैं इसको ओमेगा x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, ये भी वेलोसिटी की है, ये भी वेलोसिटी की है। अब वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होती है, मीन पोजीशन है, ए भी एक्सट्रीम है। मीन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम। वेलोसिटी कहाँ मीन पर ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम पर। पुट करके देख लें, एट मीन पर x की वैल्यू 0, तो वेलोसिटी क्या होती है x0 ओमेगा 1 - 0 x0 ओमेगा। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। कहाँ पर मैक्सिमम होती है, मीन पर। जब मीन से आगे जाती है वेलोसिटी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। एट एक्सट्रीम x = x0, यहाँ x की जगह x0 पुट कर लें, यहाँ पर तो x यहाँ पुट कर लें, कहीं भी पुट कर लें तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ जाएगी, x0 - x0 0 हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इससे रिलेटेड खासे सवाल आते हैं। ये इक्वेशन याद रखिएगा कि जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इसकी वैल्यू x0 ओमेगा है, x0 2π/T है, x0 2πf है। अब कहेंगे क्या, या तो x0 एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बता देते हैं, कहते हैं वेलोसिटी बताएं मीन पोजीशन पे, ठीक है, x0 की वैल्यू बता देंगे, टाइम पीरियड बताएंगे और कहते हैं मीन पोजीशन पे वेलोसिटी बताइए। मीन का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी बता देंगे x0, वेलोसिटी बताने, या वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी बता देंगे x0। तो इनको आपस में रिलेट करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन खासे आते हैं।
कुछ समझ आ रही है? ये सवाल है रेशियो ऑफ instantaneous velocity to maximum velocity. For a point where displacement is half of amplitude, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का हाफ है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो बताइए। वेलोसिटी होती है एक्स नॉट ओमेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये जो एक्स नॉट ओमेगा इसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी मैक्सिमम, इसको वी नॉट कहते हैं। सो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वी नॉट, वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट वन माइनस एक्स की वैल्यू क्या बताएगी? पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। एक्स की जगह आपने एक्स नॉट बाई टू पुट करना है। एक्स की वैल्यू एक्स नॉट बाई टू पर वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी की रेशियो बताइए। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये रेशियो आ जाएगी अंडर रूट 3/2। समझ आई? इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 4x नॉट स्क्वायर। जब x नॉट कैंसिल हो गया 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना होता है? 3/4 या अंडर रूट 3/2। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ कैसा होगा? चेक कर लें, कैलकुलेशन कर लें। मैक्सिमम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कैसा ग्राफ होगा? ये एमसी की बात है। इधर डिस्प्लेसमेंट लें, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड, और वाई के लॉन्ग वेलोसिटी लें एक्स नॉट ओमेगा। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? एक्स नॉट ओमेगा। अब होता क्या है, ये मेन पोजीशन है और ये दो एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम क्या होता है? एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, ये मेन और ये एक्सट्रीम। वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है? मीन पर। गोया मीन पर इधर भी मैक्सिमम होती है, यहाँ भी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पर कम होना शुरू हो जाती है, फिर यहाँ बढ़ेगी, फिर यहाँ बढ़ेगी, फिर यहाँ बढ़ेगी। तो ये जो शेप बनती है इसको हम इलिप्स कहते हैं।
So graph between displacement and velocity is ellipse. ellipse की शक्ल है, elliptical. To make frequency double, फ्रीक्वेंसी को डबल करने के लिए द मास शुड बी ऑप्शन है हाफ डबल, फोर टाइम या 1/4, क्या ऑप्शन है? टू मेक फ्रीक्वेंसी डबल, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या इक्वेशन होती है? 2π K/m. तो 1/4 करेंगे, मास नीचे है, 1/4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4√2 हो गया. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. A body start from extreme एक बॉडी एक्सट्रीम से स्टार्ट लेती है. इट्स फेस शुड बी ज़ीरो और पाई, ज़ीरो और π/2, थ्री π/2 और पाई, π/2 और 3π/2. जबकि बॉडी का स्टार्ट एक्सट्रीम से हो तो इसमें फेस क्या होना चाहिए? ज़ीरो होता है π/2, पाई, 3π/2 और 360, इसको 2π कहते हैं. तो ये एक्सट्रीम होती है, ठीक है, क्योंकि वे में आपको ये बताया था ये एक्सट्रीम है, ये π/2 पे होती है और ये 3π/2 पे. तो किसी वेव का स्टार्ट अगर एक्सट्रीम पर है देन चलें 2 MCQs अच्छे करते हैं. पहला है to spring of A and B of spring constant K1 and K2. उनके spring constant K1 K2 हैं stretched by same length. सेम लेंथ से उनको स्ट्रेच किया. रेशियो ऑफ वर्क, ऑप्शन आपके पास हैं K1 K2, K1/K2,
K2 by K1, K1 minus K2। दूसरा है टू स्प्रिंग AB of K1 and K2 force constant are stretched by same force। Ratio of work कोई ऑप्शन सोचे हैं? वर्क होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। पहला स्प्रिंग है तो उसका वर्क क्या होगा K1 x1 स्क्वायर, ठीक है। दूसरा स्प्रिंग है उस पर वर्क क्या होगा हाफ K2 x2 स्क्वायर। चूँकि सेम लेंथ से स्ट्रेच किया, x दोनों में सेम होगा, रेशो क्या बनेगी? दैट इज सिंपल K1 ओवर K2। बाकी सब डिवाइड हो जाएंगे, K1 ओवर K2 ऑप्शन आएगा। दूसरा जो है सेम फोर्स से इनको स्ट्रेच किया। फोर्स किसके बराबर होती है? Kx। गोया K1 x1 बराबर है K2 x2 के। अब दोनों पे फोर्स सेम है। फोर्स किसके बराबर है? Kx। K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2, या x1 ओवर x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K2 बाई K1। x1 बाई x2 की वैल्यू अब ये है। जब वर्क मालूम करेंगे, वर्क ऑफ ए ओवर वर्क ऑफ बी, तो वर्क ऑफ ए होगा हाफ के x1 स्क्वायर हाफ के x2 स्क्वायर। मतलब हाफ के तो कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया, ओहो ये K1 है ये K2 है, हाफ कैंसिल होगा। K1 बाई K2 ये x1 बाई x2 का स्क्वायर है, ठीक है। K1 K2 है, हाफ कैंसिल हुआ। अब x1 बाई x2 किसकी इक्वल है? K2 बाई K1। K1 बाई K2 इसका स्क्वायर कर लिया। इसका स्क्वायर क्या होगा? x1 बाई x2 की वैल्यू है K2 बाई K1, K2 स्क्वायर बाई K1 स्क्वायर। तो ऑप्शन आएगा K2 बाई K1, ये बात। चलिए हमने 3 टॉपिक कल पढ़ने हैं, सिंपल पेंडुलम, एनर्जी कंजर्वेशन और रेजोनेंस। काफ़ी है, ओके।